फॉरफीचर एंड रिलीज ऑफ शेयर्स के न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग। जैसा कि कल आप सभी को हमने बताया था कि कंपनी जब शेयर्स को इंस्टॉलमेंट में इशू करती है तो जो इंस्टॉलमेंट में ऐसा हो जाता है कि कुछ शेयर होल्डर्स किसी अनफोर्सिंग या कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाओं के कारण उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा बिगड़ जाती है, जिस कारण वो क्या करते नहीं हैं, ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाते हैं। और जब वो ड्यू अमाउंट का पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति को कहते हैं कॉल्स इन एरियर। और अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करता हो तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो डिफॉल्टर है उनको एक नोटिस सर्व करके उनके जो शेयर्स है उसको क्या कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। और शेयर्स को जब कैंसिल कंपनी करती है तो उसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब यहाँ पर हमने कहा था कि जब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होगा तो कुछ क्या होगा, यहाँ पर अकाउंटिंग उसका इफेक्ट होगा। अकाउंटिंग जो इफेक्ट होगा तो शेयर कैपिटल को क्या किया जाएगा, उतना क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। शेयर कैपिटल को क्या किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। तो जब शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया जाएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। चुपचाप शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, राइट। कहीं क्लियर हो रहा है। शेयर कैपिटल अकाउंट कैंसिल हो रहा है इसलिए डेबिट होगा। अब क्योंकि कैंसिल क्यों कर रहे हैं, कॉस्ट पीरियड हुआ था। अब क्या वो कॉस्ट पीरियड का पैसा कभी आएगा, तो शेयर ही कैंसिल कर दे रहे हैं तो कॉस्ट पीरियड भी क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ये दोनों चीजें क्या है, अपने सामान्य नेचर से विरुद्ध जा रही है। यानी कि शेयर कैपिटल जनरली क्या होता है, एक लायबिलिटी है, उसे क्रेडिट करते हैं। और कॉस्ट पीरियड एक एसेट से जो पैसा आना बाकी था, ठीक है ना। जैसे डेटर को आप कैसे करते हैं, डेबिट करते हैं कि वे पैसा उससे आना होता है। वैसे ही कॉस्ट पीरियड क्या है, किसी शेयर होल्डर से पैसा आना था तो एक एसेट से जो भविष्य में आपको मिलेगा, लेकिन आपको मिलना नहीं है। तो हम इन दोनों को इनके नेचर के विरुद्ध कर रहे हैं, यानी क्रेडिट को डेबिट और डेबिट को क्रेडिट। तो ये दोनों चीजें क्या हो रही है, कैंसिल। और फिर मैंने ये भी बताया था कि जब आप शेयर फॉरफिट करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उसने कुछ भी अमाउंट पे नहीं किया होगा। अरे बस समझ में, तो उसने जो भी अमाउंट पे किया होगा उसको कंपनी लौटाती नहीं है, ठीक है ना। उसे कंपनी लौटाती नहीं है, शेयर कैंसिल कर दिया, पैसा भी नहीं लौटाया, तो एक तरह का फायदा है। ये कोई बाकी एसेट्स की तरह नहीं है शेयर्स कि भाई कोई चीज इस्तेमाल की और घट जाएगी और उसकी वैल्यू मार्केट में कम मिलेगी। शेयर तो शेयर है, ओनरशिप का राइट है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू गिरती नहीं है वैसे, ठीक है ना। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो पैसा उसने पे कर दिया तो हमने लौटाया नहीं, ये कंपनी के लिए एक है फायदा है, कंपनी के लिए एक फायदा है। लेकिन जब तक उस शेयर्स की दोबारा कहानी ना स्टार्ट हो, दोबारा कहानी खत्म ना हो जाए, कहानी खत्म ना हो जाए मतलब कि वो फॉरफिटेड शेयर किसी और को ना हम रीइश्यू कर दें, तब तक उस गेन को एक टेम्परेरी अकाउंट में रखा जाता है। और उस गेन का टेम्परेरी अकाउंट है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। समझ में आया। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट क्या है, एक टेम्परेरी अकाउंट है जिसमें कि फॉरफीचर के समय जो गेन हो रखा है उसको फॉर द टाइम बीइंग क्रेडिट किया जाता है। क्या ये क्लियर है। हम रूल्स ऑन डेबिट क्रेडिट जानते ही हैं कि डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये क्रेडिट क्यों हुआ है, क्योंकि गेन है। समझ में आया। और वैसे ऐसे गेन हमेशा नहीं होते हैं। तो आपने कंसिडरेशन अदर देन कैश में भी पढ़ा था कि जब कंपनी कोई बिजनेस परचेज करता है, कम कीमत में खरीदे तो उसमें कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि फॉरफीचर की मतलब इसको रीइश्यू करना बाकी है, तो इसलिए अभी उसको सीधा कैपिटल रिजर्व ना बना के उसको हम क्या करते हैं, टेम्परेरी अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। समझ में आया। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था ये फॉरफीचर की बेसिक एंट्री है। फॉरफीचर की क्या है, बेसिक एंट्री है। अब आपको जब क्वेश्चन आएगा तो फॉरफीचर के उसमें आपको ये देखना होता है कि ये शेयर्स पार में इश्यू हुए थे, प्रीमियम में इश्यू हुए थे। क्या ये क्लियर हो रहा है, क्लियर है। तो मैंने कल आप लोगों को जनरल एंट्री दे दी थी, आप लोगों ने लिख लिया होगा। सबने लिख लिया है, सबने लिख लिया। तो अभी हम ज्यादा एंट्री के डिस्कशन में नहीं जाएंगे, वी विल डायरेक्टली गो टू द क्वेश्चंस, ठीक है ना। और जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो साथ साथ में उस एंट्री और उससे रिलेटेड फॉर्मूले को भी क्या कर लेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या ये क्लियर है। सो ओपन योर टीएस पेपर, वी विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ओके, सो टिक मार्क द क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आपको क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 मिल रहा है आपको।
क्वेश्चन नंबर 50 मिल रहा है आप लोगों को, इसमें विक्रम लिमिटेड कहा गया है। विक्रम लिमिटेड करके एक क्वेश्चन होगा। नई बुक में 50 है, पुरानी बुक में क्या है 48। विक्रम लिमिटेड मिल गया, ठीक है? नहीं है क्या बेटा? 48 है तुम्हारे विक्रम लिमिटेड फॉरफिटेड, पेज नंबर आपका 8.139 है ना, फॉरफिचर एंड रिलीज से क्वेश्चन नंबर 50 मिल रहा है इसमें। आंसर देख लो बेटा, आप कहां बोल रहे हो? फॉरफिचर एंड रिलीज ये है ना। अब इसमें विक्रम लिमिटेड क्वेश्चन है कोई पार वाला देखना, ये रहा 48 क्वेश्चन। समझ में आ गया? सबको मिल गया ये क्वेश्चन? तो अब हम इस क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, सब आप रजिस्टर ले आइए और अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, ठीक है? नहीं मिल रहा आप लोगों को, तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करें सॉल्व करना। तो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बेटा जब कभी भी हम फॉरफिचर का क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, फॉरफिचर का क्वेश्चन करते हैं, तो हम लोग कर रहे हैं अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स relating to forfeiture and reissue of shares, ठीक है? ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स 4 मार्क्स इनफैक्ट 6 मार्क्स में भी आ सकता है। समझ में आया नहीं है? और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका रोल होता ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको बहुत ध्यान से समझना है और करना है, ठीक है ना? तो जब कभी भी हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग अभी क्या करें, सॉल्यूशन नंबर 50 ये न्यू बुक के हिसाब से है और कर रहे हैं 48 जो ओल्ड बुक के हिसाब से। क्या ये क्लियर? अरे बस समझ में। अब यहाँ पर जो है जब कभी भी फॉरफिचर का क्वेश्चन आता है तो आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले ही लिख देनी है। तो आपने क्या करना है बेटा, अपनी नोटबुक में साइड पे एक क्या कर लेना है, मार्जिन ड्रॉ कर लेना है। क्या ये क्लियर है? और अभी हम लोग जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, फटाफट करेंगे क्वेश्चन। क्या ये क्लियर हो रहा है? आई बस समझे? वी वांट टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन, तो आप लोग क्या करना है, एक साइड में ऐसा रफ वर्क के लिए क्या कर देना है, मार्जिन ड्रॉ कर देना है। क्या ये क्लियर हो गया? अब जब आप ये मार्जिन ड्रॉ कर देंगे थोड़ा सा सफिशिएंट रखना मार्जिन, ओके? क्या ये क्लियर? अब जब हम फॉरफिचर का क्वेश्चन करते हैं तो जो मैं इंफॉर्मेशन बोल रहा हूँ ये आपको हमेशा नोट डाउन करनी है, मतलब क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको नोट करना है वो इंफॉर्मेशन। अब वो क्या क्या है देखना जरा यहाँ पर। सबसे पहले हमें नोट करना होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने शेयर्स फॉरफिट हुए हैं, पहले ये जानकारी हमें मालूम होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं है? क्या ये पहले एक बार बेटा देख लो इसे, ठीक है? हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। एक तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, फिर हमें मालूम होना चाहिए उसकी फेस वैल्यू, फिर मालूम होना चाहिए उसकी इशू वैल्यू, ठीक है ना? फिर मालूम होना चाहिए बेटा, ध्यान दीजिएगा और कहीं ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना? तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, फेस वैल्यू कितनी है, इशू वैल्यू कितनी है, ठीक है? अब जो इशू वैल्यू होता है वही कंपनी मांगती है पब्लिक से, तो यहाँ पर हमें ये मालूम होना चाहिए कि टोटल कितना कॉल्ड अप हो चुका है, ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है ना? फिर हमें मालूम होना चाहिए कि इस जो इशू वैल्यू में से कितना कॉल्ड अप हुआ है और कितना कॉल्ड अप नहीं हुआ है, तो टोटल नॉट कॉल्ड अप, ये भी मालूम होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? देखो फेस वैल्यू उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, इश्यू वैल्यू जितने में कंपनी ने शेयर प्रत्येक शेयर को बेचा था, अब उसी इश्यू वैल्यू को तो कंपनी ने मांगना होता है। तो हमें ये देखना है कि जिस समय फॉरफिचर हो रहा है उस समय तक कंपनी ने कितना कॉल्ड अप कर लिया है। समझ में आया? हो सकता है कि पूरा कॉल्ड अप हो चुका है,
हो सकता है कि कुछ इंस्टॉलमेंट रह गया है, तो अगर कुछ इंस्टॉलमेंट रह गया है तो कॉल्ड अप इशू वैल्यू के बराबर नहीं हुआ होगा, तो फिर कुछ नॉट कॉल्ड अप भी रहा होगा। क्या समझ में आ रहा है? कितना समझ में आया? अब फिर समझो, यानी कि 4 + 5 जो होगा वो इक्वल टू 3 होगा। क्या समझ में? जितना कॉल्ड अप और नॉट कॉल्ड अप का सब टोटल इशू वैल्यू के क्या होगा? बराबर हो गया। इतना क्लियर हो गया? अब जो कंपनी ने कॉल्ड अप किया होगा उसमें से डिफॉल्टर ने कुछ पे किया होगा और कुछ उसने पे नहीं किया होगा। क्या समझ में आ रहा है? यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, कीप योर आईज एंड माइंड प्रेजेंट हियर। क्या कह रहा हूं मैं? जितना कंपनी ने कॉल किया होगा उसी में से उसने कुछ क्या किया होगा? पेड किया होगा, ठीक है ना? टोटल उसने कुछ पेड किया होगा और उसने कुछ नॉट पेड होगा। क्या ये क्लियर हुआ? क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये 6 और 7 जो है इसका जो टोटल है ये किसके बराबर होगा? इक्वल टू 4 के टोटल के बराबर। क्या इतना समझ में आ गया? कितनी इंफॉर्मेशन हो गई ये बताओ? कितनी इंफॉर्मेशन हो गई? 7। फॉर फ्यूचर के क्वेश्चन को करने के लिए, सही से करने के लिए आपको 7 इंफॉर्मेशन को समझना है। समझ में आई बात? आपने क्वेश्चन को देख के इसको फिल करना है, आपका काम बन जाएगा। क्या हफ्ते में कितने दिन होते हैं? और फॉर फ्यूचर में कितना इंफॉर्मेशन चाहिए? 7। कितना चाहिए? 7। क्या ये क्लियर हो गया? बोलो साथ साथ में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? कॉल्ड अप और नॉट कॉल्ड अप इशू वैल्यू के हिस्से। समझ में आया? इशू वैल्यू में से कुछ कॉल्ड हुआ होता है और कुछ कॉल्ड नहीं हुआ होता है। क्या ये क्लियर हो गया? अब जो कॉल्ड हुआ है उसी में से कुछ पे हुआ होगा और कुछ पे नहीं हुआ होगा। फाइन, अपने फोकस से पेड और नॉट पेड जो रेट आएगा उसका लॉस। पेड और नॉट पेड, पेड और नॉट पेड मिला के किसके बराबर होगा? कॉल्ड अप के बराबर। किसके बराबर होगा बेटा? कॉल्ड और नॉट कॉल्ड किसके बराबर होगा? इशू वैल्यू। हाँ, पेड एंड नॉट पेड किसके बराबर होगा? टोटल कॉल्ड। क्या ये क्लियर है? जब कभी भी हम फॉर फ्यूचर का क्वेश्चन करेंगे तो रौनक हमें जो है, रौनक नाम है आपको, तो रौनक हमें ये 7 इंफॉर्मेशन को ढूंढना है और अपना काम बन जाएगा फॉर फ्यूचर। क्या ये क्लियर है? फॉर फ्यूचर ऑफ एंट्री, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है रौनक? क्या बात है? ध्यान नहीं है? क्या मतलब होता है? जो बचे हुए पैसे होते हैं, जो बचे हुए शेयर्स होते हैं उससे क्या कह रहे हो बेटा? बचे हुए शेयर होते हैं, बताओ लगे क्या होता है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का? हंसना नहीं है मेरे से, एक तो मेरे को भी की बात कर रहे हो, बताओ। हाँ, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? बताओ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ शेयर करना। किसी का शेयर क्यों कैंसिल करते हैं रोहन? वो ड्यू टू अमाउंट को अगर पे नहीं करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसके शेयर को हम क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? ठीक है ना? सो व्हेनेवर अ कंपनी इशू शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट, समझ में तो आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? व्हेनेवर अ कंपनी इशू शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना? एंड when it called for any installment and if the due amount is not paid by any individual shareholder, then if article association permit, then company may cancel the share of that individual and the act is known as forfeiture of shares. तो इस एक्ट को क्या कहते हैं हम? forfeiture of shares कहते हैं। बैठो, forfeiture of shares क्या होता है रौनक? कैंसिलेशन ऑफ शेयर। हाँ, अगर मान लो आप पब्लिक हो, आप ही लोग शेयर होल्डर्स हो और मैं कंपनी हूँ, मैंने आपको शेयर ऑफर किए थे इंस्टॉलमेंट में, ठीक है? तो और आप लोगों ने अप्लाई किया था, अप्लाई करके मैंने आपको शेयर्स दे दिया। अब मैं आपके शेयर कैंसिल कर रहा हूँ रोनक, मैं आपका शेयर क्या कर रहा हूँ? क्यों करूँगा कैंसिल? हाँ, इंस्टॉलमेंट ड्यू किया होगा, आपको पेमेंट क्या कॉमर्स में चल बैठ आप कैसे कॉमर्स क्लास सुन लिया? क्या ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। एनी डाउट इन दिस?
बैठ जाओ। So whenever we will be doing the numerical of forfeiture and reissue of shares, right? So that time we need at least these 7 information. If you are having these 7 information, you will get the answer. Okay? क्या ये clear है? So we are solving the numerical now. So बेटा हम जो है forfeiture का क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोगों को करवाया होगा शायद। चलो तो एक बुक दे दीजिए बेटा। तो क्या इसको स्टार्ट करें? तो बेटा एक काम करेंगे, क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है? उसको ध्यान से रीड करो। चलो पढ़ो बेटा, बाकी रीड करो। मेरा भी क्वेश्चन और पढ़ोगे। एक सेकंड। चलो स्टार्ट करें इसे करना। So I don't need information. I don't need book actually. Information तो चाहिए। तो read करो लगे। Wait. सबने ओपन कर लिया है। Very important topic है ना? शेयर्स में 6 मार्क के क्वेश्चन का 6 मार्क्स में 6 मार्क का रास्ता इसी टॉपिक से जाता है। अगर ये टॉपिक नहीं आएगा तो दिक्कत करेगी, ठीक है ना? और हमें ये बताया था कि शेयर्स चैप्टर में ना सिर्फ जगह एंट्री करेक्ट होनी चाहिए बल्कि उसका अमाउंट भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, ठीक है? सो ये 7 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। क्या ये क्लियर है? ठीक है, राइट। अब आप जो है एक बार यहाँ पर इसको देखेंगे। मैंने क्या कहा फिर से बता देता हूँ। जब कभी भी शेयर्स का क्वेश्चन करेंगे आपको ये 7 इंफॉर्मेशन में नोट करना है। क्या कि कितने शेयर्स फॉरफिट हुए, वो जो शेयर फॉरफिट हुए उनकी फेस वैल्यू क्या थी, उनकी इश्यू वैल्यू क्या थी। अब होगा क्या कि इश्यू वैल्यू वो वैल्यू है जिसमें शेयर ऑफर किया गया था। कंपनी इश्यू वैल्यू ही मांगती है। उस इश्यू वैल्यू से कुछ कंपनी ने कॉल कर चुके होंगे और हो सकता है अभी कुछ इंस्टॉलमेंट रह गया होगा। तो आपने ये दोनों भी क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना? अब जो कंपनी ने कॉल किया होगा उसी में से कुछ पे हुआ होगा, कुछ पे नहीं हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि 6 और 7 का टोटल जो होगा वो टोटल कॉल्ड अप के बराबर होता है। एंड कॉल्ड अप और नॉट कॉल्ड अप का टोटल किसके बराबर होता है? तो अब इस क्वेश्चन को हम फोकस करेंगे और फोकस करते हुए इंफॉर्मेशन को फटाफट क्या कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन को देखना है, सुनना और यहाँ देखना है कि मैं करते क्या जा रहा हूँ। ओके, तो इसको पढ़ो बेटा, फुल स्टॉप में रुक जाना। Vikram Limited forfeited 5,000 shares of Ramu, who had applied for 6,000 shares for non-payment of allotment money of rupees 5 per share and first and final call of rupees 2 per share. हो गया, यहाँ पर फुल स्टॉप हुआ है। अच्छा, बड़ा लंबा फुल स्टॉप है, बड़ा वाक्य रहता है, इतना बड़ा तो कंसंट्रेशन रहता नहीं। तो फिर से चलो ध्यान देना पड़ेगा। किसका शेयर फॉरफिट हुआ है? विक्रम लिमिटेड। विक्रम ने फॉरफिट किया है किसका शेयर? राघव का शेयर फॉरफिट किया है। तो राघव के क्या हमें मालूम है उसके पास कितने शेयर्स हैं? कितने हैं? 5,000। लेकिन बेटा इसमें कुछ और भी चीजें बताई है इन्होंने। क्या बताई? कि उसने अप्लाई किया था। उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? अब ये मुझे यहाँ पर नोट कर लेना चाहिए कि इसने अप्लाइड जो किया था वो 6,000 शेयर्स के लिए किया था। क्या ये क्लियर हुआ? चलो मैं नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है? बट बेसिकली मुझे फॉरफिटेड शेयर्स चाहिए जो मुझे मिल गया है। आगे क्या क्वेश्चन में लिखा है कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू गिवन है क्या है? चलो सेंटेंस को फिर से रीड करो। Vikram Limited forfeited 5,000 shares of Ramu, who had applied for 6,000 shares for non-payment of allotment money. For non-payment of allotment money, उसका क्यों फॉरफिट किया? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। बस इतना ही है और कुछ नहीं। हाँ, of rupees 5 per share and first and final call of rupees 2 per share. चलो ठीक है, वेरी गुड। तो अभी अपने को क्या मालूम चल गया है कि ये बोल रहा है कि विक्रम लिमिटेड ने राघव के 5,000 शेयर को क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। एक और चीज उन्होंने बता दी कि जो राघव था उसने 6,000 शेयर्स के लिए क्या किया था? अप्लाई किया था। अब आगे वो बता रहा है कि उसका शेयर क्यों फॉरफिट किया? क्योंकि उसने कुछ चीजें पे नहीं की। और क्या पे नहीं की उसने? अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल यानी कि टोटल कितने इंस्टॉलमेंट होंगे इस क्वेश्चन में? 3 होंगे, क्योंकि पहला इंस्टॉलमेंट होगा एप्लीकेशन। अब यहाँ पर देखो
यहाँ पर जो है इन्होंने इंस्टॉलमेंट कितने रखे हुए हैं, एक तो एप्लीकेशन था इनका, एक इनका अलॉटमेंट है और एक इनका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, राइट। इतना समझ में आ रहा है। अब अलॉटमेंट कितने रुपए का बेटा, अलॉटमेंट 5 का और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 का है। क्या ये क्लियर हो रहा है? ये अलॉटमेंट 5 का है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने का है, 2 का है। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो उसने पे नहीं किया, क्या ये इनमें से कहीं पे भरा जा सकता है क्या? हाँ, कौन सा वाला है ये वाला 7th वाला। 7th वाला क्या होता है, जो पेड और नॉट पेड। तो ये नॉट पेड कितना है आपका 7 कैसे होगा, 5 तो अलॉटमेंट एंड 2 कौन सा है, फर्स्ट एंड फाइनल। क्या ये क्लियर हो गया? इसको तो भरते जाओ जितना भर सकते हैं, जैसे सुडोकू खेलते हैं, क्या क्या भरा जा सकता है, पहले इसको करो। और कुछ लिखा है क्या, आगे बढ़ो। Only application money of ₹3 was paid by him. हाँ, अब ये भी क्लियर हो गया कि जो उसने केवल क्या पे किया था, एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन मनी कितना था, 3 का। क्या ये क्लियर हो गया? तो मुझे क्या कुछ और भी मालूम चल गया है क्या मालूम चल गया है? अच्छा, दो किसने कहा, Face value और total paid. फेस वैल्यू मालूम चल गई, फेस वैल्यू मालूम चल गई तुम्हें कैसे? उसने अभी दिया कि 12 रुपए को उसने शेयर ऑफर करे। अच्छा, ऐसा लिखा है कहीं, लिखा है कहीं पे, लिखा है क्या, पढ़ो जरा। Out of each 3,000 shares were reissued at the rate ₹12 नहीं 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 नहीं, ये अलग चीज है बेटा। ये तो ये कह रहा है कि जो फॉरफिटेड शेयर्स है उसको रीइश्यू किया है 12 रुपए में, उसे रीइश्यू किसमें किया है, 12। तो अभी अपन रीइश्यू में तो गए ही नहीं, अभी तो हमारा फोकस किसमें, सिर्फ फॉरफिचर पे। तो हमें ये मालूम चल गया है कि इनका एप्लीकेशन का मनी 3 रुपीज था और ये 3 उसने पे किया है। तो पे किया है तो टोटल पेड में लिख सकता हूँ मैं 3। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि 3 रुपए एप्लीकेशन है, 5 रुपए अलॉटमेंट है और तीसरा और आखिरी इंस्टॉलमेंट 2 रुपए का है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कहीं पे भी कि जो राघव है उसको ये शेयर प्रीमियम में इश्यू हुए थे, ऐसा कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये जो शेयर्स है ये पार पे इश्यू हुए थे। किसमें इश्यू हुए थे, पार। तो ये जो तीनों का टोटल है 3 + 5 + 2, पहले भी बताया गया था, सम टोटल ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू इश्यू वैल्यू। तो 3 + 5 8, 8 + 2 10। तो ये भी मालूम चल गया कि इश्यू वैल्यू कितनी थी, 10। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर ये मुझे मालूम चल गया है, ये गिवन नहीं था लेकिन हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया। हमें गिवन क्या था, ये गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन थे, है ना। ये हमने निकाल लिया कैसे, इंस्टॉलमेंट का टोटल करके। अब अगर इसमें इश्यू वैल्यू 10 ही है तो इसका मतलब फेस वैल्यू भी क्या होगा, 10 ही होगा, क्योंकि ये पार में इश्यू हुआ होगा। ये भी क्लियर हो गया। अब कॉल्ड अप कितना हो चुका है, कितना कॉल्ड अप नहीं हुआ है। तो सवाल ये होता है कि कॉल्ड और नॉट कॉल्ड किसके बराबर होता है, इश्यू वैल्यू। अब इश्यू वैल्यू 10 रुपए का है। अब ये जो बंदा है डिफॉल्टर, इसने कह रहे हैं कि इसने ये पे कर दिया है, ये पे नहीं किया और ये भी पे नहीं किया। तो जब उसने ये दोनों ही पे नहीं किए तो ये तभी कह सकते हैं ना, जब कंपनी ने ये भी मांग लिया था और ये भी मांग लिया था। समझ में? मैं तब कहूंगा कि तुमने नहीं पे किया, जब मैंने मांगा हो तुमसे, तभी तो कह सकता हूँ। मैंने मांगा ही नहीं तो तुमको कैसे कहूंगा तुमने पे नहीं किया। तो इसका मतलब कंपनी सारे इंस्टॉलमेंट कॉल कर चुकी है। आ रही बात समझ में? तो टोटल कॉल्ड अप कितना हो जाएगा, ये भी इक्वल टू इश्यू वैल्यू, और ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि कोई भी ऐसा इंस्टॉलमेंट नहीं है जो अभी बकाया है, मतलब मांगना बाकी है। समझ में आया? तो ये क्लियर हो गया आपको? एनी डाउट इन दिस? ये समझ में आ गया? तो अब हम इसकी क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे। अब जनरल एंट्री में कर रहा हूँ, आप लोगों ने ध्यान देना है। तो फॉरफीचर जब हम करते हैं, ठीक है ना, फॉरफीचर जब हम करते हैं तो बेसिक एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर। समझ में आया? तो मैं यहाँ पर इसकी बेसिक एंट्री कर रहा हूँ यहाँ पर अभी, ठीक है। तो हम यहाँ पर फॉर्मेट अभी ड्रॉ नहीं कर रहे, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट इन एरियर अकाउंट, ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। ना फिर से इस पर फोकस करना,
कि शेयर कैपिटल फॉरफिट जब हो रहा है तो शेयर क्या किए जा रहे हैं, कैंसिल, तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है, डेबिट। नॉर्मली ये नीचे है क्रेडिट, बट कैंसिल हो रहा है इसलिए हो रहा है डेबिट। सवाल क्वेश्चन नंबर 2, कैंसिल क्यों कर रहे हो, ठीक है, तो तुमने जब इसका अमाउंट पे नहीं किया होगा तो तुमने अकाउंट खोल दिया होगा पॉलिसी पीरियड में कि भैया आएगा, लेकिन क्या अब वो आएगा, अब तो शेयर कैंसिल हो गए। तो जब तुमने पॉलिसी पीरियड हुआ था उसको डेबिट किया था, तो अब जब वो आएगा ही नहीं, कैंसिल करोगे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, कैंसिल, राइट। अब इस कैंसिलेशन में क्या हो गया कि उसने कुछ तो पे किया था ना, क्या पे किया था उसने, क्या हम वो पैसा लौटा देंगे उसको, कि हम तुम्हारा शेयर कैंसिल करें तो अपना पैसा वापस रखे, नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किसने वायलेट किया, उस इंडिविजुअल ने, तो हम उसका पैसा लौटाएंगे नहीं यहाँ पर। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, गेन। और जो भी गेन होता है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अनुसार से क्या करना चाहिए, क्रेडिट। और नॉर्मली ऐसे गेन से हमें एक रिजर्व क्रिएट करना चाहिए जिसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं, लेकिन क्योंकि अभी ये शेयर्स प्रॉफिट होने के बाद क्या होते हैं, री इश्यू, तो हो सकता है कि जब हम री इश्यू करें तो उसे कम में री इश्यू करें। तो ऐसी स्थिति में जब तक वो री इश्यू ना हो जाए तब तक के लिए जो उसने पे किया है उसको हम गेन को टेम्परेरी एक अकाउंट में क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, जिसका नाम क्या है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और जब वो शेयर री इश्यू हो जाएंगे तो फिर इसका अमाउंट को कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व। इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब ये है गेन। अब इसमें देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, क्या फॉर्मूला लिखवाया था, तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, कैंसिल। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू टोटल कॉल्ड अप वैल्यू, एक्चुअल है ना। सो नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड हाउ मच, कितने हैं, हाउ मेनी शेयर फॉरफिटेड, 5000 इनटू टोटल कॉल्ड अप वैल्यू 10 है। अभी तक कंपनी कितना मांग चुकी है, पूरा 10 मांग चुकी थी, तो कंपनी ने इसके 10 के हिसाब से क्रेडिट कर रखे होंगे, कैंसिल करने के लिए उसी से क्या करना होगा, डेबिट। तो इनटू क्या हो जाता है, टोटल क्या हो जाता है, कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप यहाँ पर कितना है, कितना है, 10, तो ये कितना हो जाएगा, 5000 इंटू 10, 50,000। क्या ये क्लियर है, समझ में। अब पॉलिसी पीरियड में क्या आता है, पॉलिसी पीरियड में क्या आता है, अमाउंट नॉट पेड, ठीक है ना, अमाउंट नॉट पेड, ठीक है। अब अमाउंट नॉट पेड का यहाँ पर एक कंसेप्ट है, ठीक है, वो आपको ऊपर ध्यान रखने की रिक्वेस्ट बताता हूँ। पॉलिसी पीरियड ये हो गया आपको बेटा। अब देखो तो पॉलिसी पीरियड आपके हिसाब से क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, यानी 5000, इधर भी 5000 ही आना चाहिए, क्योंकि शेयर्स में जो भी अमाउंट आता है वो कैसे निकलता है, शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय सम वैल्यू, यही होता है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो डेबिट कितना होगा, 5000 इंटू 10। अब क्रेडिट कितना होगा, तो बता पॉलिसी पीरियड में कितना मल्टीप्लाई करो, कितना, 7, राइट, और इसमें कितना करो, 3। अभी रुकना जरा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर ऐसा हो रहा है तो पॉलिसी पीरियड कितना हो जाएगा आपका, 35,000, और ये कितना हो जाएगा, 15,000। क्या डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, लेकिन आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। क्यों गलत है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन की एक खासियत थी कि ये क्वेश्चन में हुआ ये था, वापस से इधर फोकस करो, इस क्वेश्चन में खासियत ये थी कि इसमें जो शेयर फॉरफिट हुए थे 5000 राघव के, ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का था। ये क्वेश्चन किसका था, ओवर सब्सक्रिप्शन का था, राइट। अब ये क्वेश्चन क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का था तो यहाँ पर अप्लाई ज्यादा हुए होंगे। हमें कैसा मालूम चला कि क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है, क्योंकि बोला है राघव जिसके पास 5000 शेयर्स है उसने अप्लाई किए थे 6000 शेयर के। अरे बात समझ में, इसका मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हुआ होगा। तो अब कोई भी एक तुम में से राघव बन जाओ, तुमको ही बनाते हैं सर, कौन डिफॉल्टर है, हाँ रोहन। बताओ बताओ रोहन, तुमने कितने शेयर अप्लाई किए थे, तुमने क्या पे किया था, नहीं तुमने क्या पे किया, एप्लीकेशन कितने रुपए का, कितना रुपए भेजा तुमने मेरे पास, एप्लीकेशन की बात हो रही है, अप्लाई करते हैं
नहीं, तुमने कितने शेयर अप्लाई किए? इनटू 3, एप्लीकेशन 3 है, तो इन्होंने मेरे पास कितना पैसा भेजा? 18,000। आप समझ में आ गए? अब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ था, ठीक है, क्वेश्चन में क्या किया गया वो पता नहीं है, अगर कुछ नहीं कहा गया तो सबके साथ न्याय ही किया गया होगा, और न्याय क्या कहता है? सबको प्रोराटा बेसिस में दे दो, राइट? तो जब हमने सबको प्रोराटा बेसिस में दिया होगा तो जितना पब्लिक ने मांगा होगा इंडिविजुअली, क्या उतना शेयर उनको दिए गए होंगे? नहीं दिए हुए। तो तुमने कितने शेयर मांगे थे बेटा? तुमने एप्लीकेशन में कितना अमाउंट भेजा था? 3 के हिसाब से कितना हो गया? ठीक है, फिर तुमको एक इंफॉर्मेशन पहुंचा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का, तो हमने तुम्हें कितने शेयर लॉट किए? तो 5,000 तुम्हें शेयर लॉट किए, कितने के हिसाब से? अब उसका एप्लीकेशन अमाउंट कितना बन जाएगा? 15,000। तुमने भेजा कितने? 18,000 रुपए। हमने जो तुम्हें शेयर दिए उस पे पैसा बनता था खाली 15,000, तो क्या तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास था? कितना था? क्या मैंने तुम्हें लौटाया? अभी तो नहीं लौटाया, और क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है। तो ऐसे केस में हमने बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स के केस में अगर एक्सेस शेयर अप्लाइड होते हैं तो नॉर्मली कंपनी क्या करती है? उस एक्स्ट्रा अमाउंट को आने वाले इंस्टॉलमेंट में क्या कर देती है? एडजस्ट। क्या कर देती है? एडजस्ट। तो जो हमने तुम्हें एप्लीकेशन का मनी जो तुम्हें एक्स्ट्रा में दे दिया होगा, क्या हमने तुम्हें लौटाया होगा क्या? तो हमने क्या बोला होगा? इसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर देते हैं। तब हो क्या रहा है बेटा? आपको ये लग रहा है कि उसमें अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पे किया और एप्लीकेशन ही पे किया है, जबकि कहानी कुछ और है। उसने जो पे किया है वो एप्लीकेशन के अमाउंट से कुछ ज्यादा पे किया है। उसका एप्लीकेशन मनी बनता था 5,000 इंटू 3 15,000, जबकि उसने कितना दे दिया था? 18,000, राइट? तो हम ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में थोड़ा सा ध्यान देना है, जो फॉर्फिट एरिया है जो दिख रहा है उतना नहीं होता है, और जो फॉर्फिटेड में जो पेड है उतना नहीं होता है, उससे ज्यादा होता है। तो होगा क्या है? यहाँ पर कुछ होना है प्लस, क्या होना है? कुछ चीजें इसमें होना है प्लस और इसमें होना है माइनस। समझ में आ रही बात? क्या ये क्लियर है? सो आप एक नोट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, पहला ही क्वेश्चन तुम्हें फॉर फीचर का ऐसा मिला जिसमें क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन of shares